दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर हम जानेंगे कि न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में क्या बताया और उसके बाद में इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे इसके सीमाओं के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में क्या बताया। दोस्तों सन 1863 ईस्वी में न्यूलैंड ने देखा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों से समानता प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार संगीत में आठवें स्वर की ध्वनि प्रथम स्वर के समान होती है। तो दोस्तों ये बताया न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में और इसको अब हम उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए सिंपली से हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल में सबसे ऊपर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात 7 तक की गिनती। अब यहाँ पर इसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे सा रे गा मा पा धा नी। सातों में इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। अब दोस्तों इसके जस्ट नीचे हम तत्वों को व्यवस्थित करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम तत्वों को व्यवस्थित तो करेंगे लेकिन यहाँ पर अक्रिय जो हैं उनको नहीं लिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हम व्यवस्थित करते हैं हा ही, तो दोस्तों यहाँ पर हीलियम को नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये अक्रिय गैसों में आ जाता है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो हा, फिर उसके बाद में ही को छोड़कर ली, बे, ब, क, न, ओ, इस प्रकार से हमने सातों में भर दिया। अब फिर से हम स्टार्ट में आएंगे और वहाँ पर फा, अब नी अर्थात नियान। तो दोस्तों नियान अक्रिय में आ जाएगा तो नियान को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर न, मग, अल, सी, प, स, इतना सेकंड वाले में बढ़ जाएगा। उसके बाद में थर्ड वाले की बात करें तो यहाँ पर कल अर। अब दोस्तों यहाँ पर अर अर्थात आर्गन आ गया है तो आर्गन को नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये भी अक्रिय है। अब दोस्तों इसके बाद में क का, तो बस इतना सा लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमने अपने टेबल को व्यवस्थित कर लिया है। अब यहाँ पर अगर न्यूलैंड की बात करें तो न्यूलैंड ने बताया कि जो संगीत का स्वर होता है अर्थात सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद में सा पर आ जाते हैं फिर से। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो आठवां तत्व होगा वो पहले तत्व के समान होगा अर्थात उसके जो गुण होंगे वो दोनों सेम होंगे, पहले तत्व का और आठवें तत्व का। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं लिथियम। तो दोस्तों लिथियम का आठवां जो तत्व आएगा, लिथियम के आगे जो आठवां तत्व होगा उसका ये गुण जो है ये सेम होगा अर्थात यहाँ पर जो लिथियम है ये रे पर है। अब दोस्तों यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद में आठवें नंबर पर फिर रे है और वहाँ पर है सोडियम। तो लिथियम और सोडियम का जो गुण होगा वो सेम होगा। अब दोस्तों ये जो बेरिलियम है इसका जो गुण है वो मैग्नीशियम के गुण के सेम होगा क्योंकि यहाँ पर ये आठवें नंबर पर जो आएगा वो मैग्नीशियम आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में ये कुछ इस प्रकार से बताया। लेकिन दोस्तों इनका जो नियम था ये कैल्शियम से अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं हो सके, अतः न्यूलैंड का अष्टक नियम यहाँ पर विफल हो गया। तो दोस्तों ये रहा न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब हम बात करते हैं इसके सीमाओं के बारे में। तो दोस्तों इसकी सीमा में जो पहला पॉइंट है वो है न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही तत्वों के वर्गीकरण के लिए उपयुक्त था। कैल्शियम के पश्चात प्रत्येक आठवें तत्वों के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान नहीं होते थे, अतः अष्टकों का न्यूलैंड नियम केवल हल्के तत्वों के साथ ही भली भांति सफल होता था। तो दोस्तों ये हो गया पहला पॉइंट। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। दोस्तों दूसरा पॉइंट था कि न्यूलैंड ने यह मान लिया कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही हैं और भविष्य में अन्य तत्वों की खोज नहीं होगी, परंतु बाद में अनेक तत्वों की खोज हो गई जिनके गुणधर्म अष्टकों के न्यूलैंड नियम के अनुरूप नहीं थे। तो दोस्तों ये रहा न्यूलैंड का अष्टक नियम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।